हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों फाइनली आप सभी के लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल का नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो लेकर आ चुके हैं और आज ये 5 फरवरी 2025 हम सब जो इसमें फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है कवर करेंगे। क्लियर है। और आपको हमने कल 4 तारीख को यानी 4 फरवरी के ओल्ड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करवाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको यहाँ पर आई बटन पर लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा। और गाइज मैं आपको बता दूं, कल वाली जितनी भी पीडीएफ थी हमने एप्लीकेशन पर, टेलीग्राम पर, दोनों जगह अपडेट कर दी है। अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप चेकआउट जरूर से कर लीजिएगा। क्लियर है। और आगे भी अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से पीडीएफ मिलती रहे तो आप इनको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहीं पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपका एग्जाम जब भी है, यानी कि आपका अगर आज ही है 5 तारीख में तो ठीक है, 6 तारीख में है, 7 तारीख में है, यानी कि जब भी आपका एग्जाम हो तो आप हमें जरूर से बताइएगा कि आपका एग्जाम कब है कब नहीं है। और ये आप कमेंट बॉक्स में ना बताकर, यहाँ पर आपको नीचे एक लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म की, उसके माध्यम से आप हमें जरूर से बताइएगा कि आपका एग्जाम कब है, ताकि हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाए, है ना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपकी हम मदद करना चाहते हैं और आप सभी उस फॉर्म को जरूर से फिल आउट करिएगा। क्लियर है। तो जाकर आप हमें जरूर से बताइएगा कि आपका एग्जाम कब है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज के अंदर वीडियो सेशन को जीके जीएस करंट अफेयर के क्वेश्चंस के साथ में। क्लियर है। 5 फरवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस हमारे पास में है। इस वीडियो में हम 100% ऑथेंटिक और रियल क्वेश्चंस आपको कवर करवाएंगे। सो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर से बने रहिएगा। तो गाइस पहला क्वेश्चन आज का आपका बना है, स्मृति मंधाना किस खेल से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा क्रिकेट से इनका संबंध है स्मृति मंधाना का। स्मृति मंधाना जो है ये एक भारतीय क्रिकेटर है और भारतीय महिलाओं की राष्ट्रीय जो टीम है इसके लिए ये खेलती है। 2018 में बीसीसीआई द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर नामित किया गया इनको, स्मृति मंधाना को। 2018 में आईसीसी द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर के लिए रेचल हेहो फ्लिंट अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया। तो बीसीसीआई ने भी इनको सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के रूप में नामित किया है और आईसीसी जो है इसने भी 2018 में ही, यानी कि 2018 में ही बीसीसीआई और आईसीसी दोनों के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। इसके अलावा आईसीसी ने 2018 में उन्हें वर्ष का एक दिवसीय खिलाड़ी भी नामित किया था। तो ये सारी उपलब्धियां 2018 की है, याद रख लीजिएगा, आसानी होगी। इनका पूरा नाम क्या है? तो स्मृति श्रीनिवास मंधाना इनका पूरा नाम है और इनका जन्म हुआ है मुंबई महाराष्ट्र में। क्लियर है। इनसे कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ पॉइंट है आपका, 2013 में एक दिन के खेल में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है ये स्मृति मंधाना। 2016 की महिलाओं की चुनौतीपूर्ण ट्रॉफी में भारत के लिए 3 अर्धशतक इन्होंने बनाए और 2016 में ब्रिस्बेन हिट के साथ उसे जो है WBBI के लिए 1 साल के सौदे के साथ साइन किया गया था। और 2018 में जो किया सुपर लीग हुआ था इसके लिए भी इन्होंने साइन किया था। तो ये चीज़ें जो कि आपको पता होनी चाहिए। गाइस ये हमारी एसएससी जीडी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो अभी ऑनगोइंग एग्जाम चल रही है। इसमें अभी जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी कि आपका कल भी 3 शिफ्ट आपकी हुई थी उसमें हमने देखा था, और आज आपकी फर्स्ट शिफ्ट जो हुई है इसमें भी जो क्वेश्चंस का पैटर्न है इतना ज़्यादा हाई भी नहीं है। जो पैटर्न लगातार आपका बन रहा है उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें एज इट इज़ आ रही है। और ये जो पूरा का पूरा पैटर्न आपका बन रहा है, यानी कि जो जिस टाइप का आपका अभी पैटर्न देखने को मिल रहा है एग्जाम में, ये सारा पैटर्न आपको इस टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। एसएससी जीडी यानी टीसीएस के नए क्वेश्चंस के जो पैटर्न है नया उस पर बेस्ड है पूरी टेस्ट सीरीज। तो जाकर चेकआउट करिएगा, सिर्फ 79 में अभी आपको मिल जाएगी। पेड कोर्स में जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, 500 से अधिक टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा पीडीएफ नोट्स, स्टडी मटेरियल, दुनिया भर की चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर है। तो आप जाकर जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में अभी थोड़ा बहुत टाइम भी है और यहाँ से आप अपना स्कोर जो है काफ़ी हद तक इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि सेम टू सेम पैटर्न यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा और एग्जाम तक आप काफ़ी अच्छी यहाँ से प्रैक्टिस करके अपना जो स्कोर है काफ़ी हद तक इंप्रूव यहाँ से कर सकते हैं, है ना। तो जरूर से एक बार देख लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर इसी क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर खिलाड़ी की बात की गई है। तो टेबल टेनिस, हॉकी और बॉक्सिंग के कुछ उल्लेखनीय भारतीय खेल हस्तियां हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि टेबल टेनिस की अगर अपन बात करें तो मनिका बत्रा, इनसे क्वेश्चन बनता है। मनिका बत्रा जो है 2018 राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता है। एशियाई खेलों में एकल पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है मनिका बत्रा, तो याद रखिएगा। इसके अलावा अचंता शरथ कमल, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में के स्वर्ण पदक विजेता हैं, कई बार के राष्ट्रीय चैंपियन भी रह चुके हैं। इसके अलावा जी साथियान, ये 2018 एशियाई खेलों में कांस्य पदक विजेता है, दुनिया के
शीर्ष जो है 25वें स्थान पर ये रहे थे दुनिया में। क्लियर है। नेक्स्ट है मोमा दास, 2010 का जो राष्ट्रमंडल खेले इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो मोमा दास 2010 राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता है, कई बार के राष्ट्रीय चैंपियन भी ये हैं। और सुतीर्था मुखर्जी ये 2014 राष्ट्रमंडल खेलों के कांस्य पदक विजेता है, कई बार के राष्ट्रीय चैंपियन भी रही है ये। तो ये सारे टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, पांचों के पांचों, जो कि हमने आपको बताए हैं। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम हॉकी के प्लेयर्स की, जो कि काफ़ी फेमस है। पहले नंबर पर आती है मनप्रीत सिंह, है ना, भारतीय राष्ट्रीय टीम के वर्तमान में कप्तान है, ओलंपिक कांस्य पदक विजेता है। इसके अलावा PR श्रीजेश, इनसे भी क्वेश्चन बनता है, भारतीय राष्ट्रीय टीम के गोलकीपर है और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता है ये। रानी रामपाल ये भारतीय राष्ट्रीय टीम की कप्तान, एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता है। वंदना कटारिया भारतीय राष्ट्रीय टीम के लिए फॉरवर्ड और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता है। सविता पुनिया ये भारतीय राष्ट्रीय जो टीम है इसके लिए गोलकीपर है और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता है। वही अगर अपन बात करें मुक्केबाजी में, तो इनसे भी क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले नंबर पर है विजेंदर सिंह, क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। 2008 का जो ओलंपिक हुआ था इसमें कांस्य पदक विजेता रहे हैं। 2010 एशियाई खेल स्वर्ण पदक विजेता भी इसमें रहे हैं। अमित पंघाल जो है ये 2019 का विश्व जो चैंपियनशिप हुई थी इसके रजत पदक विजेता थे और 2018 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता भी ये रहे हैं। लवलीना बोर्गोहेन जो है 2020 में ओलंपिक कांस्य पदक विजेता रही, 2022 विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक इन्होंने जीता है। मेरी कॉम की बात करें तो 6 बार विश्व चैंपियन रही है और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता है। तो ये सारे मुक्केबाज है। नेक्स्ट है निकहत जरीन, 2022 विश्व चैंपियनशिप स्वर्ण पदक विजेता है और 2022 राष्ट्रमंडल जो खेले इसमें भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा मंजू रानी है जो कि 2022 विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता है और 2022 एशियाई चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल के आपके स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, है ना। मुक्केबाजी के, टेबल टेनिस के अलग है और हॉकी के अलग है। तो सभी आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका आगे भी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी ये कब हुई थी। और अगर आपने कल वाला वीडियो देखा है तो 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि सही करके आए होंगे। जिनको मोस्टली ये क्वेश्चन सभी को पता ही है, बट जिन लोगों को पता नहीं था अगर उन्होंने वीडियो देखा है तो 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि सही करके आए होंगे। क्योंकि हम आपको इसलिए बताते हैं, ये जो डिटेल्ड हम कवर करते हैं ये इसीलिए आपके लिए इतनी मेहनत करके लेकर आते हैं। नहीं तो हम इतनी मेहनत क्यों करें, हम तो ओनली क्वेश्चन बताएं, आपको आंसर बताएं और आगे बढ़े। हम इतनी मेहनत आपके लिए इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से कवर हो पाए। जो क्वेश्चंस आपके आगे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं वो हम पहले ही आपको एक्सपेक्टेड के फॉर्मेट में कवर यहाँ पर करवा देते हैं, क्योंकि उसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, है ना। तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा सपोर्ट किया करें, हमारा इन वीडियोस को शेयर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा, ताकि हमें सपोर्ट भी मिले, मोटिवेशन मिले आपके लिए, और अच्छे से अच्छी वीडियोस हम लेके आने की कोशिश करते रहें, है ना। तो ये जो हुई थी भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक, ये 9 दिसंबर को हुई थी 1946 में। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संवैधानिक जो हॉल है नई दिल्ली यहाँ पर हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद जो सिन्हा थे ये संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। और संविधान बनाने वाली जो संस्था थी प्रांतीय विधान सभा, इसके द्वारा चुनी गई थी, जिसमें 389 सदस्य 93 रियासतों से और 296 जो थे ये ब्रिटिश भारत से थे। पहली बैठक में सभा ने एक उद्देश्य प्रस्ताव जो है अपनाया था, जो बाद में संविधान की प्रस्तावना बन गया था और इसे संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1950 को पारित किया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो है लागू हुआ था। भारत को गणतंत्र दिवस बन गया था, जो भारत का गणतंत्र दिवस बन गया 26 जनवरी, है ना। सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुना जाता था, जो स्वयं सीमित मताधिकार पर चुने गए थे। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए संविधान सभा के जुलाई अगस्त, है ना, चुनाव जो है जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208 सीटें जीती, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें इसमें जीती थी। तो ये भी आप थोड़ा सा देखिएगा, क्वेश्चंस यहीं से आपका बन रहा है। अगला क्वेश्चन है संविधान जो सभा है, देखिए संविधान सभा वाला क्वेश्चन यहाँ पर हमने कवर करवा दिया। ये डिटेल आपको याद रखनी है, क्वेश्चन आपका कल भी बनाया और आज भी बनाया और आगे भी बनेगा। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन पूछा है संशोधन से, तो भारतीय संविधान का 44वां संशोधन है ये कब हुआ था। तो ये 1978 में हुआ था, 1978 में। भारतीय संविधान का 44वां संशोधन साल 1978 में पारित हुआ था। इसे संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। और ये जो अधिनियम है मोरारजी देसाई सरकार ने पारित किया था। 44वां जो संशोधन है इसके बारे में कुछ और स्पेशली चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए।
ये जो 44वां संविधान संशोधन है, ये संशोधन 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के कुछ संशोधनों को रद्द करने के लिए किया गया था। इस संशोधन के तहत अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया। ये पहले संपत्ति का जो अधिकार है मौलिक अधिकार था, पर इसको इस संविधान संशोधन के तहत 44वां जो संविधान संशोधन था जो 1978 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा 1978 में हुआ था, तो इसको फिर जो है मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया संपत्ति के अधिकार को। इस संशोधन ने आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह जो शब्द है इसका इस्तेमाल किया, और इस संशोधन ने लोगों को भविष्य में अधिकार बनाने की बहुमत की जो प्रवृत्ति है इसके खिलाफ भी सुरक्षा दी। अगला क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाला फेंक आपका करेक्ट आंसर रहेगा, जेवलिन थ्रो आप ऐसे बोल सकते हैं, जो भी ऑप्शंस में मिला है आपको क्लिक कर देना है दोनों में से। नीरज चोपड़ा एक भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट है और भारतीय सेना के जूनियर कमीशन्ड अधिकारी है ये, क्लियर है। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में भाग लिया। 2018 एशियाई खेल में 88.06 मीटर की राष्ट्रीय जो रिकॉर्ड है इसके साथ में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। 2016 का जो IAAF जो विश्व अंडर 20 है ना चैंपियनशिप थी, और अंडर 20 चैंपियनशिप में 86.48 मीटर का विश्व जूनियर रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। नीरज चोपड़ा को 2018 एशियाई खेलों में भारत के उद्घाटन समारोह है ना में ध्वजवाहक के रूप में चुना गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। भारत के कुछ महत्वपूर्ण और एथलीट है जो कि आपको पता होना चाहिए, जैसे कि रानी रामपाल। रानी रामपाल एक भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी है। 15 साल की उम्र में भारतीय राष्ट्रीय टीम के में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थी। 2010 विश्व कप में भाग लिया था इन्होंने। पुरस्कार की बात करें पद्मश्री इनको मिल चुका है। हॉकी के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित की जा चुकी हैं, और वहाँ प्रतिष्ठित वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार जीतने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका 3 स्टार इसके सामने आप मार्क कर लीजिएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है दीपा मलिक के बारे में। दीपा मलिक एक भारतीय एथलीट है और पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली महिला है, और शॉटपुट में समर पैरा ओलंपिक में रजत पदक इन्होंने जीता है। 2018 में दुबई में आयोजित पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है दीपा मलिक ने। पुरस्कार की बात करें पद्मश्री पुरस्कार 2017 में, पैरा एथलेटिक्स के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित 2019 में की गई, अर्जुन पुरस्कार 2012 में, और प्रेसिडेंट रोल मॉडल पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। बात करें हिमा दास की, तो हिमा दास जो है असम राज्य से एक भारतीय धावक है। इनका जो उपनाम है ये डिंग एक्सप्रेस है, याद रखना है, क्वेश्चन बनता है। और IAAF विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप में एक ट्रैक इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट है, क्लियर है। 2018 एशियाई खेल जकार्ता इंडोनेशिया में जो है 400 मीटर की दौड़ 50.79 सेकंड में पूरी की, जो कि अब तक वर्तमान रिकॉर्ड राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। और हिमा दास ने 2 जुलाई 2019 को पोलैंड में पोनजाम एथलेटिक्स जो ग्रैंड प्रिक्स है इसमें स्वर्ण पदक जीता। 25 सितंबर 2018 को अर्जुन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। तो ये सारे आपको पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की जो हत्या है कब की गई थी। या क्वेश्चन इस तरह से भी आपका हो सकता है कि शुंग वंश का अंत किस शताब्दी में हुआ था। तो 73 ईसा पूर्व है ना, 73 ईसा पूर्व शुंग वंश का अंत हुआ था। या क्वेश्चन इस तरह से अगर पूछा जाए शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या जो है कब की गई थी, 73 ईसा पूर्व में। तो दोनों का आंसर यही रहेगा, 73 ईसा पूर्व में शुंग वंश ये अंतिम शासक था शुंग वंश का। अब ये इसकी हत्या होने के बाद में शुंग वंश जो है इसका अंत हो गया था, तो 73 ईसा पूर्व ही आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। शुंग वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन सा था, तो देवभूति था इसका नाम। पुष्यमित्र शुंग द्वारा माने जाने वाला जो अंतिम मौर्य शासक था इसका नाम है वृत्रथ। ये क्वेश्चन मोस्टली आपका बनता है। शुंग वंश का जो अंत है 73 ईसा पूर्व में हुआ था, जब कण्व वंश ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की जो हत्या है 73 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। देवभूति के मंत्री थे वासुदेव कण्व, इन्होंने ही उनकी हत्या की थी। देवभूति के बाद में कण्व वंश ने शासन किया था। देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था, आपको पता होना चाहिए। उनकी हत्या उनके मंत्री वासुदेव ने की थी। और पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक था, है ना। तो पुष्यमित्र शुंग जो है इसने अंतिम मौर्य शासक थे वृत्रथ, इनकी हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। अग्निमित्र शुंग पुष्यभूति जो पुष्यमित्र शुंग है इनके पुत्र और उत्तराधिकारी था। कालिदास द्वारा जो लिखित मालविकाग्निमित्रम है, कालिदास की रचना है ये मालविकाग्निमित्रम नाटक, इसमें अग्निमित्र शुंग मुख्य पात्र थे।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कोलकाता का कौन सा त्योहार जो है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। इसका नाम दुर्गा पूजा है। दुर्गा पूजा याद रखिएगा। कोलकाता की दुर्गा पूजा को यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची है इसमें शामिल किया गया है। ये एशिया का पहला ऐसा त्योहार है जिसे यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है, तो आपको याद रखना है। कोलकाता की दुर्गा पूजा को यूनेस्को की सूची में शामिल करने की जो वजह है क्या है, तो कोलकाता में दुर्गा पूजा का अपना लंबा इतिहास है। कोलकाता में दुर्गा पूजा का जो आयोजन है बड़े पैमाने पर होता है। कोलकाता में दुर्गा पूजा के दौरान पारंपरिक बंगाली ढोल बजाए जाते हैं। कोलकाता में दुर्गा पूजा के दौरान मंडपों का निर्माण शिल्प कौशल से किया जाता है। और कोलकाता में दुर्गा पूजा के दौरान महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है ना। दुर्गा पूजा के बारे में कुछ और स्पेशली चीजें। दुर्गा पूजा 10 दिनों का त्योहार है, आपको पता होना चाहिए। ये जो त्योहार है हिंदू कैलेंडर के 7वें महीने अश्विन में मनाया जाता है। त्योहार जो है राक्षस राजा महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय या जीत का प्रतीक माना जाता है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत के वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री ये कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान करेक्ट आंसर रहेगा। धर्मेंद्र जो प्रधान है भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान एक भारतीय राजनेता है जो भारत सरकार में शिक्षा मंत्री और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री के रूप में कार्यरत है। इससे पहले वे पेट्रोलियम और प्राकृतिक जो गैस मंत्री हैं और इस्पात मंत्री भी रह चुके हैं, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया हाल ही में कोई सा बिल पास हुआ था 2024 में, उसके बारे में क्वेश्चन बना। ये इस टॉपिक से आपका कल भी क्वेश्चन बना है। तो ये जितने भी अमेंडमेंट बिल पास हुए 2024 में सभी आप अच्छे से देख लीजिएगा एक नज़र। और हम 2024 के जितने भी अमेंडमेंट्स जो संशोधन हुए हैं यानी कि बिल पास जितने भी हुए हैं सारे हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं, यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। तो वर्ष 2024 में भारतीय संसद द्वारा कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए, है ना, जिनमें कुछ प्रमुख है जैसे कि भारतीय वायुयान विधेयक 2024। ये जो विधेयक है 1934 के वायुयान अधिनियम का स्थान लेता है और भारत में विमानन क्षेत्र के नियमन को अद्यतन या अपडेट करता है। नेक्स्ट आपका जो बिल है यह है बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024। इस संशोधन के तहत बैंक खाताधारकों को अपने खातों में अधिकतम 4 नामांकित व्यक्ति नॉमिनी रखने की अनुमति दी गई है, जिसमें से परिवारों के लिए धन वितरण में आसानी होगी। इसके अलावा नेक्स्ट जो विधेयक है यह है रेलवे संशोधन विधेयक 2024। ये विधेयक भारतीय रेलवे के परिचालन में सुधार और रेलवे जोनों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के उद्देश्य से पारित किया गया है। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024। इस संशोधन का जो उद्देश्य आपदा प्रबंधन की प्रक्रियाओं को मजबूत और अधिक प्रभावी बनाना है। अगला है संविधान अनुसूचित जाति आदेश विधेयक 2024, है ना। तो इस विधेयक के माध्यम से जम्मू कश्मीर की जो अनुसूचित जातियां हैं, जातियों की सूची में वाल्मीकि समुदाय को शामिल किया गया है। इसलिए ये जो विधेयक है ये आपका पास किया गया है, बिल पास किया गया है। अगला है संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक 2024। इस विधेयक के तहत जम्मू कश्मीर की अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन किया गया है। नेक्स्ट है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024। और ये वाला कल आपका ना था, कल पूछा गया था। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता बढ़ाना, जिससे युवाओं के ईमानदार प्रयासों को उचित मान्यता मिले, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल के विधेयक है जो कि 2024 में पास किए गए हैं, आपको पता होना चाहिए। इन्हीं में से एक आपका बना होगा। अगला क्वेश्चन है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सबसे पहले स्वर्ण पदक किसने जीता, तो ये कार्ल लुईस के द्वारा जीता गया। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है। इनका नाम है नीरज चोपड़ा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगला एक क्वेश्चन का फॉर्मेट इस तरह से हो सकता है कि किस एथलीट ने सबसे पहले स्वर्ण पदक जीता, तो ये जेम्स ब्रेडन कोनोली इनका नाम है। इन्होंने सबसे पहले स्वर्ण पदक जीता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जेम्स ब्रेडन कोनोली को आधुनिक ओलंपिक खेलों के पहले स्वर्ण पदक विजेता का श्रेय दिया जाता है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहला जो स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट है अमेरिका के कार्ल लुईस है। उन्होंने 1983 में जो हेलसिंकी फिनलैंड में आयोजित पहली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लॉन्ग जंप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर ने महाड़ सत्याग्रह की जो शुरुआत की थी कब की थी, तो 20 मार्च 1927 को की थी। महाड़ सत्याग्रह या चौदार ताल सत्याग्रह इसको कहा जाता है। B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में एक सत्याग्रह था। महाड़ सत्याग्रह 20 मार्च 1927 को अछूतों को महाड़, वर्तमान में रायगढ़ जिले महाराष्ट्र, भारत में एक सार्वजनिक टैंक में पानी का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए आयोजित किया गया था, है ना। तो दिन को मार्च में सामाजिक अधिकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 मार्च को याद रखना है, भारत में सामाजिक अधिकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है 20 मार्च को, है ना, याद रखना है आपको।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में चीजें बात करते हैं हम, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनता है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? बी आर अम्बेडकर। मध्य प्रदेश के इंदौर में 14 अप्रैल 1891 को बी आर अम्बेडकर को बाबा साहब के नाम से जाना जाता है ना, याद रखना है। और इंदौर के अंतर्गत आता है महू, है ना, यहीं पर इनका जन्म स्थान है, याद रखना है। दलित वर्ग के महान नेता और प्रख्यात न्यायविद थे ये। भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार और भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाने जाते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अंबेडकर ने संविधान उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में माना है। और अंबेडकर जो है विदेश से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। अंबेडकर समाज में जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ थे और उन्होंने दलितों को संगठित होने और उनके अधिकारों की मांग करने की वकालत की। 1952 में उन्हें राज्यसभा के लिए नियुक्त किया गया। वे अपनी मृत्यु तक सदस्य बने रहे और 31 मार्च 1990 में को उन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। समाधि का नाम है इनका चित्ती भूमि, याद रखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की समाधि है चित्ती भूमि। बात करते हैं महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और इसे प्रवासी भारतीय दिवस NRI दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको कल भी इससे क्वेश्चन बना था महात्मा गांधी के बारे में, हमने आपको बताया था, इसलिए हम कवर करवा दे रहे हैं आपको। कल भी हमने कवर करवाए थे कई सारे पॉइंट आपको। महात्मा गांधी जी का पहला जो सत्याग्रह है चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, जिसे प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। गांधी जी की पहली जो भूख हड़ताल है ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक थी 1918 में। गांधी जी का पहला असहयोग आंदोलन खेड़ा सत्याग्रह था 1918 में। और बेलगाम 1924 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने, बेलगाम अधिवेशन की। 1931 में गांधी जी ने लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और गांधी जी की 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा हत्या कर दी गई थी। इसे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है 30 जनवरी को हर साल। नेक्स्ट बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर हर साल मनाया जाता है। गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर जो वडोदरा है, इसमें विश्व का सबसे ऊंची प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, 182 मीटर, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानी जाती है। नर्मदा नदी के तट पर ये बेसिकली स्थित है, वडोदरा में। इसके बाद में आते हैं ज्योतिबा फुले। तो ज्योतिबा, तो इनका पूरा नाम है ज्योतिराव गोविंद राव फुले, एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, विचारक, जाति विरोधी समाज सुधारक और महाराष्ट्र के लेखक थे ये ज्योतिबा फुले। उनका काम कई क्षेत्रों में फैला, जिसमें अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था का उन्मूलन, महिलाओं और शोषित जाति के लोगों को शिक्षित करने के उनके प्रयास शामिल थे। वहाँ और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले भारत में महिला शिक्षा के अग्रदूत थे। फुले ने लड़कियों के लिए अपना पहला स्कूल 1848 में पुणे में तत्या साहेब भिड़े के निवास या भिड़ेवाड़ा में शुरू किया था और उन्होंने शोषित जातियों के लोगों के लिए समान अधिकार प्राप्त करने के लिए 1873 में सत्य शोधक समाज, सत्य साधकों का समाज, है ना, इसकी स्थापना की थी, सत्य शोधक समाज की, ज्योतिबा फुले ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति से क्या लाभ होता है? तो हरित क्रांति से देश के अन्य जो अन्न उत्पादन है ये बढ़ा है और खाद्य आपूर्ति सुरक्षित हुई है। तो कई सारे लाभ है वैसे तो, जैसे कि हरित क्रांति से देश में अन्न उत्पादन बढ़ा है, खाद्य आपूर्ति सुरक्षित हुई है, इससे गरीबी कम हुई है, भूखमरी पर नियंत्रण लगा है और किसानों की आय बढ़ी है, उनकी जीवन पद्धति में सुधार हुआ है, कृषि में तकनीकी उन्नति हुई है, उत्पादकता बढ़ी है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम हुआ है, कृषि के लिए जमीन का इस्तेमाल कम हुआ है, शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, कृषि को उद्योग का रूप मिला है और अनाज का भंडार बढ़ा है। ये कई सारे इसके लाभ हैं इसके हरित क्रांति के। तो हरित क्रांति की जो शुरुआत है 1960 के दशक में हुई थी। इसे तीसरी क्रांति भी कहा जाता है, कृषि क्रांति। भारत के वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन, इनको हरित क्रांति का जनक माना जाता है और विश्व में गैनीवेन फोर्ड को माना जाता है। आप सभी को बताइए, याद रखिएगा, वर्गीस कुरियन, हाँ, श्वेत क्रांति के जनक, हरित क्रांति के डॉक्टर MS स्वामीनाथन। आइए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, चौथी पंचवर्षीय योजना, 4th 5 ईयर प्लान कब लागू की गई थी? तो 1969 में लागू किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना। भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना 1970 से 74 के बीच में चली थी। उस समय जो प्रधानमंत्री थी इनका नाम है इंदिरा गांधी और इस योजना का मकसद धन और आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण को ठीक करना था। चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में कुछ और भी चीजें, जैसे कि इस योजना में स्थिरता के विकास, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने पर जोर दिया गया। इस योजना में गॉडगिल फॉर्मूले पर आधारित काम किया गया।
और इस योजना के तहत भारत में हरित क्रांति और उन्नत कृषि पर काम किया गया। इस योजना के तहत 14 प्रमुख जो भारतीय बैंक है इनकी स्थापना भी की गई। तो चौथी जो पंचवर्षीय योजना है इसके दौरान 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है ये किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना भारत में 1970 से 74 तक लागू की गई थी। 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी 14 प्राथमिक भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण समाधान था। इससे लोगों का बैंकिंग क्षेत्र में विश्वास बढ़ा और बैंक खातों में निजी बचत का अधिक जमावड़ा शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन पूछा गया, एक हार्य किस भारतीय जो शास्त्रीय नृत्य शैली है इसके एक एकल कलाकार है? तो भरतनाट्यम करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम नृत्य में शरीर की गति की तकनीक और व्याकरण का अध्ययन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्राथमिक ग्रंथों में से एक नंदिकेश्वर का अभिनय दर्पण है। तो भरतनाट्यम नृत्य में एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में विभिन्न पात्रों को निभाता है, एक तकनीक जिसे एकहारी कहा जाता है। नृत्य में पैर, कुल्हे और बाह की जो आस्था परिवर्तनकालीन गतिविधियों का उपयोग किया जाता है। नृत्य में 7 प्राथमिक खंड होते हैं जो आमतौर पर अलारिप्पो, जतिस्वरन, शब्दा, वर्णा, पाड़ा, थिलाना और श्लोका इसमें विभाजित होते हैं। चिदम्बरम मंदिर में के गोपुरम में भरतनाट्यम मुद्राएं तमिलनाडु में है। ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुंडेल है ना, इन्होंने नृत्य की प्रतिष्ठा और लोकप्रियता को बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गाइस ये हमारी स्पेशल जीके की स्पेशल ई बुक है, सामान्य ज्ञान स्पेशल ई बुक है। इसमें आपको पूरा डिटेल यानी कि पूरी ऐसी ई बुक है जो अपडेटेड है, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है सारी की सारी। जो टीसीएस का भी हाल ही में जो पैटर्न बन रहा है जो आपकी एग्जाम में फॉलो हो रहा है, यहाँ तक कि जो अभी एसएससी की ऑनगोइंग एग्जाम अभी चल रही है जैसा कि हमने कल भी देखा है और आज भी देखा है, जो पैटर्न है ये पूरा लेटेस्ट पैटर्न इस ई बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। 1500 से अधिक क्वेश्चंस इसमें देखने को आपको मिलेंगे जो सिर्फ नाम मात्र के प्राइस पर आपको मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो बेस्ट टाइम है और ये सारी ई बुक अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपके लिए सफिशियंट है। 1500 प्लस लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है ना, इनको पढ़ के जाइएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बार जरूर से विजिट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फिर भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप। एप्लीकेशन पर जाइए, वहाँ पर ई बुक वाला जो सेक्शन है उसमें आपको ये मिल जाएंगी है ना। तो आप जरूर से एक बार डेमो भी चेकआउट करिएगा, वहाँ पर डेमो भी डाल रखा है। स्पेशली एसएससी और रेलवे के लिए ये बेस्ट रहेगी मेरे ख्याल से, तो आप भी खुद जाकर एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य विधान परिषद से क्वेश्चन बना था। तो राज्य विधान जो परिषद है ये इसका जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 168 में है। राज्य विधान परिषद का जो गठन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद के मुताबिक होता है। राज्य परिषद या विधान परिषद है ना, तो राज्य विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती है। विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल है 6 साल का होता है और विधान परिषद के 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। तो विधान परिषद एक स्थायी निकाय है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। राज्यपाल विधान परिषद के अध्यक्ष को नामित करते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का जो चुनाव है नगर पालिकाओं, पंचायतों और अन्य राज्य संस्थानों के द्वारा किया जाता है। संस्थाओं के द्वारा विधान परिषद के जो सदस्य इनका चुनाव विधानसभा के जो सदस्य इनके द्वारा भी किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के नियम कौन बनाता है? तो नियम समिति बनाती है। राज्यसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन से जुड़े नियमों को नियम जो समिति है ये बेसिकली बनाती है। समिति सामान्य प्रयोजन समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों पर विचार करती है। राज्यसभा जैसे कि राज्यसभा जो है भारतीय संसद का ऊपरी सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। राज्यसभा के पदेन सभापति जो है भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है 6 साल का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अनुपातिक जो प्रतिनिधित्व प्रणाली है पद्धति इसके तहत होता है। राज्यसभा के सदस्यों में से एक उपसभापति चुना जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है और राज्यसभा के सदस्यों में से कुछ सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करते हैं। तो ये चीजें थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री की योजना थी कौन सी 2015, 16, 17 की? एग्जैक्ट उनको याद नहीं रहा जिन्होंने बताया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा है ना वर्ष 2014 से वर्तमान में यानी 15, 16, 17 के दौरान कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई है ना। उन योजनाओं की यहाँ पर हम डिटेल में आपको कवर करवाएंगे। तो 2015 में शुरू की गई प्रमुख योजना कौन कौन सी है, जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना 2015 में शुरू की गई। सभी नागरिकों को बैंक खाता खोलने की सुविधा देती है। ये शून्य बैलेंस पर खाता, रुपए डेबिट कार्ड और 1 लाख रुपए तक दुर्घटना बीमा इसके तहत आपको मिलता है। स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में आई थी ये योजना। 100 शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए आधुनिक तकनीक और बुनियादी ढांचे का विकास इसके तहत किया गया। अटल पेंशन योजना ये भी 2015 में शुरू की गई। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन सुविधा देने के लिए
मेक इन इंडिया 2015 में आई थी। भारत को विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए निवेश और उत्पादन बढ़ाना। डिजिटल इंडिया अभियान 2015 में आया। सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराना और इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाना। स्किल इंडिया मिशन ये भी 2015 में आई थी। युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास से और स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देना। अमृत योजना ये 2015 में आई। शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं, जलापूर्ति, स्वच्छता सुधार करना। इसके अलावा नेक्स्ट जो है ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में आई। लड़कियों को के प्रति जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा देना। तो कन्या समृद्धि योजना 2015 में आई। बेटियों की उच्च शिक्षा, विवाह के लिए बचत योजना। 2016 में जो योजनाएं आई हैं है ना, ये योजना शुरू की गई 2016 में, जैसे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, गरीब परिवारों को फ्री एलपीजी कनेक्शन देने के लिए। स्टार्टअप इंडिया 2016 में आई, नई कंपनियों और उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए। स्टैंड अप इंडिया ये अनुसूचित जातियों, जनजातीय महिलाओं को उद्यमिताशीलता में मदद करने के लिए। फसल बीमा योजना, किसानों को फसल खराब होने पर बीमा कवरेज देना 2016 में आई। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्कीम, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू की गई 2016 में। स्वदेश दर्शन योजना, भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों को विकसित करना 2016 में शुरू की गई है। 17 की अब योजना हम कवर करते हैं। इसमें सौभाग्य योजना है, सभी घरों को बिजली कनेक्शन देना। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान है ना, तो ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने के लिए। जीएसटी, पूरे देश में एक समान कर प्रणाली लागू करने के लिए ये 2017 में लागू की गई। तो ये 17 वाली, 16 वाली, 15 वाली हमने सभी कवर करवा दी आपको। यहीं से आपका क्वेश्चन आई थिंक बना होगा। अगला क्वेश्चन है नंदी पुरस्कार है ना, किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य सरकार देती है। नंदी पुरस्कार आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। और ये जो पुरस्कार है ये तेलुगु सिनेमा, थिएटर, टेलीविजन और लाइफ टाइम अचीवमेंट के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को दिया जाता है। आंध्र प्रदेश सरकार ने इस पुरस्कार की जो शुरुआत की थी 1964 में की थी, 1964 में। और ये पुरस्कार तेलुगु फिल्म उद्योग, टॉलीवुड में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक माना जाता है। क्लियर है? पुरस्कारों की अगर श्रेणी की बात करें तो स्वर्ण नदी है ना, रजत नदी, माफ कीजिएगा, स्वर्ण नंदी, रजत नंदी, कांस्य नंदी और कॉपर नंदी। तो इसका नाम से ही क्लियर है, नंदी पुरस्कार है। तो इसका स्वर्ण, रजत, कांस्य और कॉपर 4 अलग अलग श्रेणियां रखी है यहाँ पर। नंदी का मतलब होता है बैल, जो भगवान शिव का वाहन माना जाता है, इसलिए इस पुरस्कार का जो नाम है नंदी रखा गया। नंदी पुरस्कार आंध्र प्रदेश की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। यू है ना, कब दिया जाता है? ये पुरस्कार जो है हर साल आंध्र प्रदेश सरकार तेलुगु फिल्मों और अन्य संबंधित क्षेत्रों के बेहतरीन प्रदर्शन वाले को दिया जाता है। 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विभाजन के बाद इस पुरस्कार का जो आयोजन है कुछ वर्षों तक बाधित रहा था। तो ये चीजें हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है रोहिंग्या मुसलमान किस देश से भारत आते हैं? तो म्यांमार से आते हैं। रोहिंग्या मुसलमान मुख्य रूप से म्यांमार से भारत आते हैं। रोहिंग्या मुसलमानों की संक्षिप्त जानकारी, जैसे कि रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार के रखाइन जो है, रखाइन प्रांत में रहने वाला एक जाति समुदाय है रोहिंग्या। म्यांमार सरकार उन्हें नागरिकता नहीं देती और उन्हें बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासी मान दिए। 2017 में म्यांमार की सेना द्वारा हिंसा और नरसंहार के कारण लाखों रोहिंग्या शरणार्थी बन गए। भारत में रोहिंग्या शरणार्थी की बात करें, ये लोग बांग्लादेश के रास्ते भारत आते हैं और ज़्यादातर जम्मू, दिल्ली, हैदराबाद और असम में बसे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र की माने तो यूनाइटेड नेशन की, तो इसके अनुसार रोहिंग्या दुनिया का सबसे अधिक प्रताड़ित और विस्थापित समुदाय है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत की कोई संधि हुई थी, उसके बारे में क्वेश्चन बना है। तो भारत की कई सारी संधियां हुई थी, इनमें से कुछ संधियां ये, जैसे कि गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, शिमला समझौता 1972 में हुआ था, ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में, भारत भूटान मित्रता संधि हुई थी 1949 में, भारत नेपाल शांति और मैत्री संधि 1950 में हुई थी, भारत बांग्लादेश मैत्री सहयोग और शांति संधि हुई थी 1972 में, है ना, भारत रूस सहयोग संधि हुई थी 1971 में, सिंधु जल समझौता। तो ये कई सारी संधियां हैं, इन्हीं में से आई थिंक आपका क्वेश्चन बना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें केवल एक व्यक्ति नृत्य करता है। तो ये भरतनाट्यम नृत्य है जिसमें केवल एक ही व्यक्ति नृत्य करता है। भरतनाट्यम एक ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें केवल एक व्यक्ति नृत्य करता है। ये एकल नृत्य है और इसे महिलाएं करती हैं। भरतनाट्यम भारत का सबसे पुराना और प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। इसकी शुरुआत तमिलनाडु में हुई थी। भरतनाट्यम को एकाहार्य नृत्य भी कहा जाता है। भरतनाट्यम में नर्तक एक ही प्रस्तुति में कई भूमिकाएं निभाता है। तो भरतनाट्यम में शारीरिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है, समभंग, अभंग और त्रिभंग। तो भरतनाट्यम में
संगीत वाद्य मंडल में एक गायक, एक बांसुरी वादक और एक मृदंग वादक, एक वीणा वादक और एक करताल वादक होता है। तो ये क्वेश्चंस जो कि आज पूछे गए, कुछ और भी है जैसे कि हम आपको बता दे रहे हैं। स्पोर्ट्स से 2 क्वेश्चन बने हैं, संविधान सभा से क्वेश्चन बना है, बायो से 2 क्वेश्चन आपका पूछा गया है और आर्टिकल से आपका क्वेश्चन बना है। इसके अलावा जनगणना से 1 क्वेश्चन बना है, पंचवर्षीय योजना से 2 क्वेश्चन पूछे गए, करंट अफेयर 2024 का आपको देखने को मिल रहा है। तो गाइस कुल मिलाकर अगर अपन पैटर्न देखें तो वही है लगभग, कुछ ज़्यादा चेंजेस इस बार भी देखने को नहीं मिला है इस पेपर में भी। जो हमने आपको कवर करवाया था ऑलरेडी, हमने आपको टेस्ट सीरीज दे रखी है एसएससी जीडी की, उसमें हमने जितने भी क्वेश्चंस आपको लेटेस्ट वाली टेस्ट सीरीज है सारी की सारी जितने भी कवर करवाए हैं, सारा उसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर बन रहा है। कुछ भी यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है। खासकर हमने जो ई बुक दी है उसमें भी जो पैटर्न आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को अभी तक मिल रही है। क्लियर है? ये देखिए ई बुक है, हमने बता रहे थे ये ई बुक है। इसमें जैसा पैटर्न आपको हमने डाला है टीसीएस के जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चंस थे सारा हमने इसमें अपडेट कर दिए हैं और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस है 2024 का करंट भी आपका पूछे जा रहे हैं, तो उसकी भी आप अच्छे से तैयारी करिएगा क्योंकि वही सारी चीज़ें आपकी एग्जाम में देखने को मिल रही है, जितना ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर नहीं हुआ है। हम आगे बढ़ते हैं, अब हिंदी को फटाफट कवर कर लेते हैं कि हिंदी में से क्या क्या पूछा गया। हिंदी के बाद में मैथ्स और रीजनिंग की ओर फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। ये हमारी एसएससी जीडी की टेस्ट सीरीज है जो सिर्फ 79 में आपको मिल जाएगी, आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। अभी जो पैटर्न बन रहा है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे, डेमो भी चेकआउट आप कर सकते हैं, नंबर भी आपको दे रखे, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है उसके लिए लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ट है। ये आरपीएफ कांस्टेबल की अवेलेबल है, आरपीएफ कांस्टेबल की लेटेस्ट पैटर्न की टेस्ट सीरीज है जो कि सिर्फ 79 में आपको मिल जाएगी और आपकी एग्जाम में अभी टाइम भी है, तो आप अच्छे से यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं इसके माध्यम से। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ये हमारी आरआरबी एनटीपीसी के लिए स्पेशल है जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में इसकी भी आपको मिल जाएगी जो कि आपको सिर्फ 79 की प्राइस पर अभी मिल रही है। ये हमारी मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक के लिए अवेलेबल है, एमपी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की है और ये एमपी पुलिस आरक्षक के लिए अवेलेबल है ना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में पहला जो क्वेश्चन है ये है पूछा गया है, वर्षा की अधिकता के लिए एक शब्द क्या होगा। तो अतिवृष्टि इसको कहा जाता है, जहां पर वर्षा की अधिकता यानी जरूरत से ज्यादा वर्षा होती है तो उसको अतिवृष्टि कहा जाता है। श्राप का पर्यायवाची क्या होता है। श्राप का पर्यायवाची अभिशाप, इस निंदा, प्रतिबंध, गाली, निंदा, धिक्कार, फटकार, शपथ या अपवित्रीकरण, ये सब जो है श्राप के पर्यायवाची शब्द हैं। अब इन्हीं में से एक आपको दिया रखा होगा, आप देख सकते हैं कौन सा आपको ऑप्शन में मिला था। क्लियर है? इसके अलावा महात्मा गांधी के संबंध में एक आपको गद्यांश दे रखा था, है ना। महात्मा गांधी से संबंधित गद्यांश था आपका 5 क्वेश्चन जिससे आपके पूछे गए थे। क्लियर है? रचनाएं आपकी पूछी गई, रचनाएं आपका एक क्वेश्चन रचनाओं से पूछा गया है और विलोम शब्दों से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा पर्यायवाची जो है इनसे भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये हमारी जो टेस्ट सीरीज है इसमें आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, यानी कि गद्यांश वाला मिल जाएगा, रचनाएं मिल जाएंगी, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, है ना। इसके अलावा आपका तत्सम, तद्भव, बहुवचन, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, पेरा जंबल, एक शब्द, ये सारे आपको टॉपिक वाइज में भी मिल जाएंगे, जहां से आप टॉपिक ली जिस अगर आपको विलोम शब्द में दिक्कत आ रही है तो प्रॉपर उसी टॉपिक को आप वहां से इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। इसी तरह से मैथ्स में, इसी तरह से रीजनिंग में, इसी तरह से सारी चीज़ें आपको मिलेंगी सभी सब्जेक्ट की। इसके अलावा फुल लेंथ टेस्ट पूरा लेटेस्ट पैटर्न पर है, तो जाकर भी आप देख लीजिएगा, मिल जाएगा इसमें आपको, है ना। तत्सम तद्भव से क्वेश्चन आपका बना है, बहुवचन से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, वाक्य शुद्धि से आपका 1 क्वेश्चन बना है ना। इसके अलावा आपका जो मुहावरे हैं, मुहावरे से 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया है, पेरा जम्बल आपका देखने को मिला है। इसके अलावा एक शब्द, है ना, इससे भी आपका 1 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला है। बात करते हैं अगर मैथ्स की, तो मैथ्स में गाइस आपका अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन बता रहे थे कि 1 क्वेश्चन बना है अलजेब्रा से। क्षेत्रमिति आपका देखने को नहीं मिला, ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन नहीं बना आपका, है ना। प्रतिशत यानी परसेंटेज से 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस से आपके 2 क्वेश्चंस बने और SICI जो है इससे 4 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे बने हैं। अब SICI में जो 4 क्वेश्चंस बने, हो सकता है कि आपका 2 क्वेश्चन SI से बने और 2 क्वेश्चन CI से बने हैं, बट आप SI और CI दोनों को अच्छे से देख कर जाए क्योंकि 4 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि एक अकेले टॉपिक से सीधे सीधे पूछे गए। 8 नंबर की आपकी बात है, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से कवर करिएगा SICI वाले को। क्लियर है? इसी तरह औसत जो है इससे आपके 2 क्वेश्चन बने औसत से। ज्योमेट्री से क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला। DI जो है ये 2 बता रहे थे कि 2 क्वेश्चन DI से बने हैं। नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन आपका बना है। LCM HCF से 1 क्वेश्चन आपका बना है। सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए। रेशियो से 2 से 3 क्वेश्चन थे। पाइप और टंकी नहीं देखने को मिला। ट्रेन से 2 क्वेश्चन थे आपके। इसके अलावा अगर अपन बात करें आयु की, तो आयु से भी कोई क्वेश्चन आपका देखने को नहीं मिला।
टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है ना, और ये अनुपात जो है इससे भी 2 क्वेश्चंस मिले। तो ये सारे जितने भी टॉपिक है कि हम टॉपिक वाइज ऑलरेडी इसमें डाल चुके हैं, तो आप जाकर अच्छे से प्रैक्टिस भी इसकी कर सकते हैं। जिसमें दिक्कत आ रही है जैसे कि आपको समय कार्य वाले क्वेश्चंस नहीं बन रहे, तो प्रॉपर आप सब्जेक्ट वाइज में जाइएगा, टॉपिक वाइज में, और जाकर इसी के काफ़ी सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे टाइम एंड वर्क के, तो सारे अच्छे से वहाँ से आप अटेम्प्ट कर सकते हो, अपना स्कोर इंप्रूव भी कर सकते हैं, है ना। ये सब सिर्फ 79 में आपको मिलेगा। काउंटिंग फिगर जो है इससे एक क्वेश्चन बनाए, और अनुपात से एक क्वेश्चन बनाए, है ना, जो कि ऑलरेडी हम बता ही चुके हैं आपको। रीजनिंग में बात करें, रक्त संबंध से एक क्वेश्चन बना है आपका, नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन बनाए, इसके अलावा वेन डायग्राम जो है इससे 2 क्वेश्चन बने हैं आपके। एनालॉजी देखने को नहीं मिली, 5 से आपका एक क्वेश्चन था। मैथमेटिकल ऑपरेशन देखने को नहीं मिला आपका। क्लोज में भी देखने को लगभग नहीं मिला, बता रहे थे कि 1-2 क्वेश्चन बने हैं, अगर होंगे तो आप देख लीजिएगा, एक आध क्वेश्चन होगा अगर होगा तो, है ना। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग जो है इससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मिरर इमेज जो है इससे एक क्वेश्चन आपका बना है। काउंटिंग फिगर से 2 क्वेश्चन बने हैं। मिसिंग नंबर से 2 क्वेश्चन पूछे गए। फिगर सीरीज से आपका एक क्वेश्चन था। वर्ड फॉर्मेशन नहीं देखने को मिला, वर्गीकरण से भी नहीं मिला, सिमिलर सेट से भी कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला। सिटिंग अरेंजमेंट जो है इससे 3 क्वेश्चन बैक टू बैक देखने को हमें मिले हैं। वहीं आपका कथन निष्कर्ष जो है इससे एक क्वेश्चन बना है, और पजल से भी आपका एक क्वेश्चन बना है। यानी कि जो भी जितने भी क्वेश्चंस थे, जिस तरह से भी आपके एग्जाम में पूछे गए, जितना भी डेटा हमें मिल पाया है, सारा हमने आपको विद चीज़ें डिटेल के साथ में कवर करवा दिया सॉल्यूशन के साथ में, है ना। ताकि आप भी कमेंट करके बताइएगा अगर आप एग्जाम देके आए तो कैसा आपका एग्जाम रहा, कितना स्कोर क्या अटेम्प्ट आपका रहा है ना। और पेपर का जो पैटर्न है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ये भी चीज़ें आप हमें बता सकते हैं। क्लियर है। हम आपको देखिए सिंपल भाषा में बता दें, जो लोग बार बार पूछते हैं कि पैटर्न कैसा है, तो जैसे जीके जीएस करंट अफेयर, है ना, करंट अफेयर वही 2024 का रहा है। जीके जीएस में ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। बात करें हिंदी मैथ्स रीजनिंग की, इसमें भी इतना ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। जो पैटर्न फॉलो हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर आ रहा है। अगर आप ये जो हमारी टेस्ट सीरीज है इसको बनाएंगे तो काफ़ी अच्छे से स्कोर को इम्प्रूव कर पाएंगे। और हमने जो ई बुक लॉन्च की है इसमें आपका सारा जीके लगभग कवर भी हो जाएगा, तो आप जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको व्यवस्थित फॉर्म में मिल जाएगी। ये SSC-DD की टेस्ट सीरीज है, सिर्फ 79 में। ये RPF कांस्टेबल के लिए अवेलेबल है, ये RRB NTPC की है, और ये मध्य प्रदेश की एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है ना। ये हमारी MP मतलब जीके के लिए स्पेशल है, जीके स्पेशल ई बुक है, जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगी। आप एक बार जाकर डेमो भी ले लीजिएगा ताकि आपको और अधिक क्लियर हो जाए अच्छे से, है ना। तो जरूर से चेकआउट करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक के नंबर भी दे रखिए, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो कॉन्टैक्ट भी आप हमसे कर सकते हैं। इन वीडियोस की PDF के लिए आपको क्या करना है, PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है। तो आप जरूर से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ से आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले वाली जो PDF थी हमने अपडेट कर दी है, बाकी की जो PDF है जल्दी ही थोड़ा सा करेक्शन के बाद में जल्द अपडेट करवा दी जाएगी। आप बिल्कुल भी उसकी चिंता मत करिएगा। क्लियर है। गाइस, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।